सो हाय, दिस इज उज्जवल भारद्वाज और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज एटम। और बात करेंगे उसके साथ साथ कि उसकी रेडियस क्या होती है, मतलब वो कितना बड़ा होता है एटम और उसका वजन कितना होता है। तो ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, तो आपको अपने सारे डाउट्स कमेंट बॉक्स में ही लिखने होंगे, तभी आपको आपके सारे डाउट्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो कृपया करके अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं व्हाट इज एटम। तो पढ़ते हैं हम एटम, जिसे हम हिंदी बोलते हैं परमाणु। परमाणु, तो परमाणु क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम सबसे छोटी यूनिट है। सब स्मॉलेस्ट मतलब सब छोटी, यूनिट मतलब इस बोलते हैं इकाई, एक यूनिट सबसे छोटी यूनिट है, मतलब हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी इमेजिन और कंपेयर विद। एटम इतने छोटे होते हैं कि आप अपने मन में कोई छोटी से छोटी चीज़ सोचो और उस या फिर उसे किसी चीज़ के साथ कंपेयर करो, तो वो इतने छोटे होते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि इतने छोटे होते हैं। सपोज करो आप अपने मन में कोई बहुत ही छोटी थिंग सोचो, मतलब बहुत ही छोटी चीज़ सोचो कुछ। आप एक रेत का दाना क्रिस्टल सोचो, या फिर आप एक नमक का क्रिस्टल सोचो, कितना छोटा होता है वो, उसकी रेडियस 1 mm में होती है करीब करीब। तो एटम का जो मॉलिक्यूल, जो एटम होता है, वो उस नमक के क्रिस्टल से भी कई गुना छोटा होता है, बहुत छोटा। मतलब अगर बहुत सारे करोड़ों एटम मिलाएं तब जाके एक हमारा नमक का या साल्ट का क्रिस्टल बनेगा। तो सोचो हमारा एटम कितना छोटा होगा। और कि मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन शेक्ड वुड मेक ए लेयर ऑफ बेयरली थिक एज शीट ऑफ पेपर। मिलियंस, जब मिलियन एटम्स मिल जाएंगे, लाखों एटम्स या करोड़ों एटम्स आपस में मिलेंगे या उससे भी ज़्यादा एटम आपस में मिलेंगे, तो हमारी एक इतनी पतली शीट बन पाएगी जितनी पेपर की शीट है हमारी, तब जाकर इसके बराबर की शीट बन पाएगी। इस लेयर में करीब करीब इतने 1 मिलियन से भी ज़्यादा जब हमारे पास एटम आपस में मिलेंगे तब जाकर हमारी एक शीट बन पाएगी। इस तरीके से जब एटम इस तरीके से मिलेंगे, शेक्ड किए जाएंगे तब। तो सोचो कि एटम कितने छोटे होंगे कि एक नमक का क्रिस्टल बनाने के लिए भी करोड़ों एटम्स की हमें नीड पड़ रही है। मतलब उस नमक के क्रिस्टल के अंदर करोड़ों एटम्स है, तब जाके वो नमक का क्रिस्टल बना है। करोड़ों एटम से मिलकर वो नमक का क्रिस्टल बना हुआ है, उसके अंदर लाखों क्रिस्टल तो हैं। तो सोचो वो कितना छोटा होगा उसको, और उसकी रेडियस कितनी छोटी होगी। तो जो हमारा एटम, हम उसे अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते, तो बट हमने एक्सपेरिमेंटली देखा भी, जो हमारा एटम हमने माना है, वो माना जो गया, जो साइंटिस्ट ने बताया है कि जो हमारा एटम होता है वो उसकी जो शेप होती है वो होता है स्पेरिकल। वो होती है स्पेरिकल शेप इसकी, स्पेरिकल, जैसे हमारी बॉल होगी, गेंद, ठीक है। तो स्पेरिकल चीज में क्या निकालते हैं हम, उसकी रेडियस। तो वही बात करेंगे हम कि एटम की रेडियस क्या होती है, मतलब कितना छोटा होता है। इस समय रेडियस, अगर हमें इसकी पता चल जाए कि एटम की रेडियस कितनी होती है, तो हमें उसको साइज भी चल जाएगा पता कि भाई वो कितना छोटा होता है एटम। अब बात आती है भाई कि जो हमारे पास अलग अलग एलिमेंट है उनके अंदर जो एटम है, अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर जो एटम है वो सब सेम तो होंगे नहीं, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होगी, उनका मास भी सेम नहीं होगा। तो उनकी भाई शेप तो सेम होगी लेकिन उनका मास भी तो सेम नहीं होगा। तो भाई एक ऐसी रेडियस तो बता नहीं सकते हम कि भाई ये रेडियस एटम की वो सभी एटम्स की होंगी, मतलब जो एक एटम की रेडियस है वो सभी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की अंदर जो एटम है उनकी रेडियस भी वही होगी। तो एक पर्टिकुलर रेडियस नहीं बता सकते, लेकिन हम बता सकते हैं कि कितनी छोटे हो सकते हैं उसके एटम की रेडियस कितनी छोटी हो सकती है। तो एटमिक रेडियस जो हम मेजर करते हैं वो हम करते हैं नैनोमीटर में। एटम की रेडियस को हम नैनोमीटर में नापते हैं, नैनोमीटर। अब बात करते हैं कि नैनोमीटर हमारा कितना छोटा होता है, कितना होता है नैनोमीटर हमारा।
तो हमारे पास 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। 10⁹ का मतलब क्या है? 10⁹ का मतलब क्या है कि मैं इस 1 के आगे, ये जो 0 है ये 9 बार है, मतलब 1 के आगे मैं 9 0 लगा दूंगा तो 1 मीटर में इतने नैनोमीटर होते हैं। सोचो कितने नैनोमीटर से मिलकर 1 मीटर बनेगा हमारा। तो 10⁹ नैनोमीटर जब आपस में मिल जाएंगे तो हमारा 1 मीटर बनेगा। तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। समझो कि अगर हमारा 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर है तो हमारे पास, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10⁹ नैनोमीटर अगर हमारे आपस में मिल जाए, इन सबको 10⁹ नैनोमीटर में हमारे 1 मीटर होगा। जब 10⁹ नैनोमीटर में 1 मीटर होगा तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 नैनोमीटर में होगा हमारा, इसे हम डिवाइड में ले जाएंगे 10⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है हमारा 10⁻⁹ मीटर। तो एटम इतना छोटा होता है हमारा कि हम उसे नैनोमीटर में नापते हैं। अब नैनोमीटर होता कितना छोटा है कि 1 नैनोमीटर हमारे 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। -9 का मतलब है कि 1 है और पॉइंट के बाद हम 9 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना हमारा जो एटम की रेडियस है वो करीब करीब इतनी छोटी होती है। और ये कितनी छोटी है आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। भाई ये तो हो गया हमारा 1। अगर हम पॉइंट ना लगाएं यहाँ पर, ये सोचो कितना छोटा होगा भाई 1 मीटर। तो आप सोच सकते हो कि 1 मीटर भैया कितना छोटा होगा। इतना आप नाप के देख सकते हैं कि 1 मीटर कितना छोटा होगा। अब ये बात चली, हमारे पॉइंट लगा दे हमने। अब 1 मीटर में अगर मैं ये लगा दूँ, यहाँ पर लगा दूँ पॉइंट, तो ये 0.1 मीटर हो गया। तो ये तो बहुत छोटा हो गया। अगर मैं इसके आगे 2 0 लगा दूँ पॉइंट के बाद तो कितना छोटा हो गया। सपोज करो मैं 0 बढ़ाता चला जाऊँ और 9 0 तक बढ़ा दूँ, तो सोचो कितना छोटा होगा ये। मतलब ये इतना छोटा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर जिस किसी भी चीज़ की रेडियस इतनी होगी, मतलब इतने मीटर जिस चीज़ की रेडियस होगी, आप उसे अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो एटम की रेडियस इतनी होती है, मतलब करीब करीब इतनी तो होती है। तो आप एटम को अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि उसकी रेडियस किस में होती है? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर मतलब हमारे 10⁻⁹ मीटर, मतलब इतना छोटा। ये माइनस में है पावर, तो पॉइंट के बाद 9 0 लगाएंगे हम, तब 1 लिखेंगे। सोचो कितना छोटा है। जो हमारा 0.01 ही बहुत छोटा मीटर, बहुत ये भी बहुत ही छोटा है। तो सोचो ये कितना छोटा होगा। जैसे कि आप अपनी इमेज में ये सिंबल्स देख पा रहे होंगे एटम्स के। तो डाल्टन ने अलग अलग एटम के लिए अलग अलग सिंबल्स दिए। तो जब तक बहुत कम एलिमेंट हमें ज्ञात थे, लेकिन आज हमें 118 एलिमेंट ज्ञात हो चुके हैं। तो इस प्रकार के अगर हम सिंबल उनके लिखें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, याद भी नहीं रख पाएंगे हम इस प्रकार के अगर हम सिंबल उनके याद करें तो डाल्टन ने हमें कुछ इस प्रकार के सिंबल बताए। तो लेकिन धीरे धीरे डिस्कवरी होती चलेगी। तो हमने देखा भाई कि जो हमारे पास, तो उसका नेमिंग हम कैसे करें, मतलब एलिमेंट का हम सिंबल क्या दें जिससे भाई सबके लिए वो चीज़ एक सी हो जाए। अब आपने देखा होगा भाई किसी भी एक चीज़ को हर देश में एक सा नहीं बोला जाता। भाई अगर हम किसी चीज़ को पानी बोल रहे हैं तो कहीं उस चीज़ को जल बोल रहे हैं, कहीं पर उस चीज़ को वाटर बोला जा रहा है। और जैसे हम हाथी को, हम इस चीज़ को पेपर बोलते हैं, कहीं पर इस चीज़ को कुछ और बोलते होंगे। मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रत्येक चीज़ को अलग अलग बोला जाता है, उसे इंग्लिश में अलग बोला जाता है। अलग अलग चीज़ का, अलग अलग थिंग्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग है। तो अब भाई इससे प्रॉब्लम हुई कि भाई साइंस तो सबके लिए एक थी, समझाना भी सबको एक जैसा था। तो हम बोल रहे हैं इस चीज़ को आयरन, कोई बोल रहा है इस चीज़ को फेरस, कोई बोल रहा है इस चीज़ को लोहा। तो अब तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने मिलकर एक नेमिंग तैयार करी जिसका हमने नाम दिया IUPAC, IUPAC नेम जिसे हम बोलते हैं। IUPAC नेमिंग उन्होंने तैयार की। तो जब उन्होंने IUPAC नेमिंग तैयार की तो उसके अंदर जितने भी नेम आए
उसके अंदर उन्होंने सब चीज़ के साइंटिफिक नेम रख दिए, सब चीज़ की नेमिंग कर दी IUPAC के अंदर। तो जो IUPAC थी वो क्या थी, वो इंटरनेशनल थी, मतलब हर देश में वो कहीं से भी किसी भी कोने में उस सब हाइड्रोजन को H लिख रहे हैं। और हमने क्या बोला हाइड्रोजन को, अब इसे कुछ भी बोलते रहो आप, लेकिन IUPAC के हिसाब से हम इसे हाइड्रोजन ही बोलेंगे। हाइड्रोजन, इसका सिंबल हम क्या लिया हमने इसे H ही लेंगे। अब जैसे हमारे पास ये क्या है, लोहा है सपोज करो, तो लोहा को आप कुछ भी बोलो, चाहे आप उसे आयरन बोलो, चाहे आप उसे लोहा बोलो, चाहे आप उसे फेरस बोलो, लेकिन IUPAC के हिसाब से जो हर देश में सेम बोली जाएगी, किसी भी कोने से देश के, कहीं पूरे विश्व के किसी भी कोने से अगर आप इसका नाम लिखोगे साइंस में तो आप इसे F ही लिखोगे। तो भाई पहले बहुत दिक्कत हो रही थी भाई, हर चीज़ को कोई कोई अलग अलग बोल रहे थे। तो एक IUPAC नेमिंग तैयार करी जिससे क्या होगा, अब एक चीज़ को हर देश में वो ही बोला जाएगा, मतलब उसका सिंबल एक तरीके से हमने डिफाइन कर दिया कि अगर हाइड्रोजन का सिंबल H है तो ऐसा नहीं होगा, वही इंडिया में तो H लिख रहे हैं, अमेरिका में से A लिख रहे हैं, भाई वो चीज़ हम, तो आप अपने पीरियोडिक टेबल में जाकर देख सकते हो कि अब तक 118 एलिमेंट हमने फाइंड कर चुके हैं। तो ये उन सबके सिंबल्स एलिमेंट जो हमने, आप पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये इन सबके सिंबल्स हैं, मतलब एक वर्ड में हमने डिफाइन कर दिया कि हम H अगर लिख रहे हैं तो हमें दिमाग में सीधा आना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन की बात हो रही है। अगर हम HE लिख रहे हैं तो दिमाग में सीधा आना चाहिए कि भाई हमारे हीलियम की बात हो रही है। तो मतलब हम एलिमेंट के सिंबल को देखकर उसको नाम बता सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको Fe लिख दूं तो आपके दिमाग में तुरंत आयरन आना चाहिए, अगर मैं Al लिख दूं तो आपके दिमाग में तुरंत एल्यूमिनियम आना चाहिए। तो जैसे कि आप प्रोडक्ट टेबल में भी देख पा रहे होंगे कि भाई हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन सभी के हमने सिंबल्स लिख दिए पूरा नेम ना लिखकर, तो आप समझ जाएंगे कि भाई हाँ ये हमारे कौन से एलिमेंट है। तो हमारे यहाँ पर कुछ तो ऐसे एलिमेंट, यहाँ पर हमने कुछ तो एलिमेंट के सिंबल ऐसे बनाए जो हमने उनके फर्स्ट लेटर से उठा लिए, जो हमने उनके फर्स्ट लेटर से उठा लिए। तो जो हमने फर्स्ट लेटर से उठा, जैसे कि हमारा एग्जांपल में ले लेते हैं हम अपना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका फर्स्ट लेटर उठा लिया हमने H, और हमारा हो गया हमारा ऑक्सीजन O। या फिर कुछ हमारे ऐसे थे, और भी बहुत सारे हैं, हम उन जो मेन मेन है हमने वो समझ रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाए भाई किस तरीके से हमने सिंबल लिए। तो अब कुछ ऐसे थे जिनके भाई शुरू के 2 अक्षर ले लिए गए, तो जैसे हमारा था जिनके हमारे फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हीलियम, तो इसका लिए हमने He, और एल्यूमिनियम तो ये होगा हमारा, इसका हमने ले लिया Al। और कुछ, और जैसे हमारे इसमें हम ले सकते हैं अपना कार्बन भी ले सकते हैं, इसे बोलते हैं C, और उसमें क्या आ सकता है हमारा कैल्शियम Ca। और हमारे कुछ सिंबल्स ऐसे बनाए गए कि भाई एलिमेंट के नाम से ही उनका नाम ले लिया, जैसे हमारा जिंक था, जिंक, तो उसमें से क्या हमने एक तो जेड ले लिया, एक ले लिया हमने N, तो उसमें हमने बोल दिया Zn। और हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटम्स की जो हमने सिंबल बनाए वो हमने उनके ग्रीक अलग अलग देशों से उनके नाम ले लिए, जैसे हमारे कहीं जैसे आयरन को फेरस फेरस बोला जाता तो उसका नाम उठा लिया हमने Fe। तो कुछ लिए हमने ग्रीक वर्ड से, कुछ जर्मन वर्ड्स थे हमारे, कुछ लैटिन वर्ड्स थे। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड जो थे क्या थे हमारे, ग्रीक वर्ड्स हो सकते हैं, वे ग्रीक वर्ड्स हो सकते, जर्मन, मतलब इन दोनों में इन चीज़ों को क्या क्या बोला जाता है उसके हिसाब से हमने उसकी नेमिंग कर ली। तो या फिर इसे हम बोलते हैं लैटिन, लैटिन वर्ड। इसे बोलते हैं लैटिन वर्ड। तो इस चीज़ के हम एग्जाम्पल समझते हैं भाई, जैसे भाई हो गया हमारा गोल्ड, सोना। अब गोल्ड को हम ही तो गोल्ड बोल रहे हैं, लेकिन हर कोई तो गोल्ड नहीं बोलेगा,
तो इसका जो हमारे पास वो था सिंबल, तो उसका नाम उससे हम बोल दिया हमने Ag। जैसे हमारा हुआ सिल्वर, सॉरी जो हमारा गोल्ड था वो था हमारा Au, सिल्वर था हमारा Ag, फिर हुआ हमारा मरकरी Hg, फिर O ले सकते हैं हम इसमें। जिस प्रकार हमारा था क्या था सोडियम, इसका था हमारा Na। तो यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स की सिंबल्स देख लिए। अब एलिमेंट्स में आपने क्या देखा, जो उनको एटम्स के सिंबल्स थे वो जरूरी नहीं है कि उनके नाम से ही रिलेट करें। जैसे हमारा हाइड्रोजन था उसे H बोल दिया, ऑक्सीजन था O बोल दिया, कार्बन था C बोल दिया, या फिर हीलियम था हमारा हमने शुरू का वर्ड ले लिया। तो कुछ वर्ड्स आपको, कुछ सिंबल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो उसके आप जो हम उनके नाम सुन रहे हो उसके आसपास भी नहीं है। जैसे हमारा सोडियम, भाई सोडियम में Na कहीं भी नहीं है, फिर भी हमने इसका नाम जो उसका सिंबल बनाया वो क्या बनाया हमने Na बनाया। ऐसे गोल्ड था उसका Au रखा, क्योंकि ये जो इनके थे Na इनसे इनके साइंटिफिक नेम स्टार्ट होते थे। जो पहले गोल्ड को बोला जाता था वो Au से, इस Au से करके कुछ उनका नाम था, वहां से इसका नाम लिया गया। जैसे सिल्वर था हमारा, इसे हमने Ag बोल दिया, मरकरी को Hg बोल दिया। आप अपने गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि भाई इनके नाम पहले क्या थे, मतलब सोडियम को Na से इनका साइंटिफिक नेम क्या है, इनको क्या बोलते हैं, आप ये चीज़ देख सकते हो गूगल से। तो फिलहाल हमने आपको इनके IPSC नेमिंग समझा दी, मतलब क्यों IPSC नेमिंग आई और सिंबल्स क्यों रखे, हमने सिंबल्स को क्यों डिफाइन करा। तो तो अब तक आपने समझा कि भाई सिंबल्स क्या होते हैं एटम के, और डाल्टन वाले भी हमने सिंबल्स देख लिए कि भाई डाल्टन ने क्या क्या सिंबल्स दिए थे। तो हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास की। जो हमारे पास हमने एटम पढ़ा उसका वजन कितना होता है, या फिर उसका मास हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं। तो आप मास किलोग्राम में वजन नापते होंगे, तो आप मास ग्राम में नापते होंगे। तो भाई एटम तो हमारा बहुत ही छोटा है, तो हमारे पास एटम 1 किलो तो होगा नहीं, 1 ग्राम तो होगा नहीं, तो सोचो वो कितना छोटा होगा। तो हमने उसके लिए एक यूनिट निकाली, वो भी हम पढ़ेंगे कि भाई हम एटम को किस चीज़ में नापते हैं। तो पढ़ते हैं एटॉमिक मास की, मास कहाँ से, मतलब किस तरीके से डिस्कवर होगा ये। तो टू डिटरमाइन द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ डिफिकल्ट टास्क, बट रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भाई एक इंडिविजुअल एटम का मास डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था पहले, जब इन मास की डिस्कवरी हो रही थी, जब हम एटॉमिक मास साइंटिस्ट जो केमिस्ट थे वो निकाल रहे थे। तो उन्होंने देखा जब भाई जब मास निकाल रहे तो एक इंडिविजुअल एटम का मास निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, वो आसानी से निकाल नहीं पा रहे थे। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा, फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें तो वो काफ़ी आसान हो रहा था। तो हमें क्या पता, अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब एक चीज़ को दूसरी से कंपेयर कर लेते हैं, भाई एक चीज़ उससे कितनी गुना भारी है। हमने एक चीज़ को एक निश्चित डिफाइन कर दिया कि भी इसका मास, हमने इसका नाम दे दिया, सपोज करो एक्स नाम, ये पेन है। अभी हम कैसे निकालते हैं, एक तो हम अभी हमने तोल के देख, अब हम इन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इन चीज़ों का मास निकालते कैसे, भाई हमने जो तोल के देख लिया भाई इसका मास कितना आया, 10 ग्राम आया या 20 ग्राम आया, हमने मास तोल लिया। लेकिन एटम हमने क्या देखा, भाई हमने एक एटम को फिक्स्ड कर लिया, सपोज करो कोई भी एटम हो सकता है वाई, और उसका हमने मास ले लिया एक्स। तो अब जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे, अब हम क्या काम करेंगे, इससे उसे कंपेयर करेंगे, भाई ये एक्स है तो ये कितना है, ये 2x है, ये 3x है, ये 0.5x है। मतलब हमने उसे कंपेयर कर लिया, इसका नाम हमने दे दिया, सपोज करो हमने इसका मास मान लिया 1, तो 1 से ये कितना गुना है, तो इसका नाम दे दिया 2। मतलब हमने जो रिलेटिव एटॉमिक मास था क्या था, वो रिलेटिव था, मतलब एक दूसरे से हम कंपेयर कर रहे थे कि एक चीज़ का फिक्स करके दूसरे का देख रहे थे दूसरे का कितना था। तो जिस चीज़ का पता हम किस चीज़ से लगा लेते थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हमारे दो लॉ थे, कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा क्या था हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन दोनों का हमने यूज़ करा और हमने क्या काम करा, हमने निकाल लिया अपना रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जो हमारा एटम होता है वो इतना छोटा होता है कि हम जो उसका वजन होता है वो किस चीज़ में मेज़र करते हैं, वो मेज़र करते हैं हम AMU में। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और अब इसे पहले से लिखते हैं हम AMU। और अब जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं हम, तो ये मॉडर्न में इस तरीके से लिखते हैं हम इसे इसे बोलते हैं हम मास यूनिट। तो आप चाहिए एक मास के आगे सपोज करो किसी का मास x है, तो या फिर लिख दो आप इसे
XAMU, या फिर आप उसे लिख दो XU, बात एक ही है। वो ये क्या है इसकी, ये इनकी यूनिट है। तो 1 AMU या 1 U में होते कितने हैं, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, -27 kg, समझ रहे हो, मतलब इतना कम वजन, इतना कम वजन कि आप एक नमक का क्रिस्टल उठाओ और उसका वजन करो तो वो सोचो कितना कम होगा। तो जो हमारा एटम का वजन है ना, उससे भी लाखों गुना कम है। तो अभी मैं जैसे आपको बता रहा था कि भाई जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि मैंने आपको एक पर्टिकुलर एटम लिया और उस पर्टिकुलर एटम का हमने मास बता दिया कि भाई वो इतना मास का है, इतना वजन है उसका, और उससे हमने दूसरे एलिमेंट्स, दूसरे एटम्स को क्या काम करा, कंपेयर कर लिया। तो अब बात आती कि भाई ऐसा एक कौन सा एटम ले जिसे हम डिफाइन कर दें, मतलब कौन से एटम के साथ कंपेयर करें। हर एटम के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें जब हम एक सपोज करो हमने हाइड्रोजन को एक फिक्स्ड कर दिया, हमने सपोज करा हाइड्रोजन को हमने 1 मान लिया, तो 1 मानने से क्या हुआ, तो हाइड्रोजन को हमने 1 माना, तो अगर हम हाइड्रोजन के साथ दूसरे एटम्स को कंपेयर कर रहे थे, क्या हो रहा था, हमारी वैल्यू इतनी डेफिनेट नहीं आ रही थी। कि फिर हमने उसे हीलियम के साथ देखा, लिथियम के साथ देखा, वैल्यूज इतनी डेफिनेट नहीं आ रही थी। तो फिर क्या हुआ, हम आए ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास मास था वो हमने 16 माना। तो 16 उन्होंने साइंटिस्ट ने मेजर करा, किसी तरीके से उनका पता लगा लिया कि ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 16 है। फिर हमने ऑक्सीजन से सारे एटम को क्या काम करा, कंपेयर करा। तो अब सपोज करो हमारे पास हाइड्रोजन था, तो हमने क्या माना कि जो हाइड्रोजन है वो उसका 1/16 पार्ट है, किसका, ऑक्सीजन का। ये जितने भी एटम थे उन्हें हमने मान लिया कि भाई हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से हमें कंपेयर करने पर कि भाई इतने छोटे हैं। तो धीरे धीरे डिस्कवरी होती चलेगी। तो हमने क्या काम करा, 1961 में हमें बता, ऑक्सीजन भी इस तरीके सही से काम नहीं कर। 1961 में क्या हुआ, एक हमने कार्बन 12 आइसोटोप लिया, तो उस कार्बन 12 आइसोटोप को, ऑक्सीजन को हटा दिया। अब हमने क्या, जो जो मैं आपको बता रहा था ना, जिस चीज़ से कंपेयर करेंगे, अब उस एटम को हमने कार्बन 12 ले लिया। तो अब भी हम कार्बन 12 ही पढ़ते हैं, अब ऑक्सीजन नहीं पढ़ते हम। तो जब से हमने कार्बन 12 को जाना, उसके बाद तक हम कार्बन 12 भी पढ़ते आ रहे हैं। तो उस कार्बन 12 से ही हम सारे एटम्स को, जितने भी सब एटम्स के हमारे मास होंगे, उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उनको रिलेट करेंगे, उस चीज़ से रिलेटिव मास निकालेंगे उनको, किस चीज़ से, कार्बन 12 से। तो कार्बन 12 आइसोटोप जो था हमारा, आइसोटोप भी आप समझोगे, तो आइसोटोप भी आप धीरे धीरे जान लोगे आइसोटोप क्या होते हैं, और आइसोबार भी एक टर्म है, उसे भी आप जानोगे। तो कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द मेजरिंग एटॉमिक मास। तो अब क्या हुआ, 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया गया। भाई उसी चीज़ से कार्बन 12 को हम बीच में रख देंगे, उस चीज़ से हम नाप लेंगे, इसका वजन इतना है, इस चीज़ का वजन इतना है, या इस चीज़ का वजन इतना। अब कार्बन 12 से हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते कैसे, मतलब कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब जो हमारा 1 AMU है, उसे हम क्या मान लेते हैं, हम वो किसके इक्वल होता है, वो कार्बन 12 के 1/12 हिस्सा है, मतलब 1/12 पार्ट है कार्बन एटम का वो। सपोज करो हमारे पास ये कार्बन एटम है, अगर मैं इसका 12 हिस्से बना दूं, सपोज करो हमारे पास क्या है, कार्बन एटम है, अगर इसमें इसके 12 हिस्से बना दूं, तो ये बता रहे हैं कि अगर मैं इसका ये वाला पार्ट ले लूं, एक हिस्सा, मतलब इसे बोलेंगे हम 1/12 पार्ट। तो ये 1/12 पार्ट जो होगा इसका, ये किसके इक्वल होगा, ये 1 AMU, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगी, कार्बन एटम के 1/12 पार्ट के उस हिस्से के इक्वल होगी। तो हमने क्या देखा, जो द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंडेड विद रेस्पेक्ट टू एन एटम कार्बन 12। तो हमने कार्बन 12 ऐसी एटम डिफाइन कर लिया, कार्बन 12। अब हमें जिसका भी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना होगा, हम कार्बन 12 से उसे रिलेट कर लेंगे, कंपेयर करके उसका हम वजन बता देंगे, भी इसका वजन इतना है। तो हमें जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो हमें इस चीज़ को समझाया गया वाटरमेलन कॉन्सेप्ट से। तो हम समझते हैं कि हमारा वाटरमेलन कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज करो हमारे पास एक फ्रूट सेलर है, ठीक है,
क्या हमारे पास एक फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाला हमारे पास एक व्यक्ति है। तो जो हम फल बेचता है वो तो क्या होता है, वो आपको फल तोल कर देता है। तो उसके पास एक तराजू है, अब तो आ चुके हैं वेट वेइंग मशीन वाले तराजू, जिसमें आपको तोल के बता देगा, भाई नंबर आ जाएगा उसमें कि भाई ये इसका नंबर ये है, उसमें आपको नंबर्स लिखे हुए आ जाएंगे, तो आपको उसका वजन चल जाएगा पता। लेकिन पहले ऐसे तराजू नहीं थे, पहले तो ये तोलने वाले तराजू थे, भाई एक तरफ हमने क्या काम करा, एक तरफ बाट रखा और दूसरी तरफ क्या रखा, जिस जो हमें वजन तोलना है, सपोज करो हमारे पास 1 किलो का बाट है, वो हमने रख दिया, और दूसरी तरफ हमने 1 किलो का सामान रख दिया। तो हमने जो जब बैलेंस हो गया तो हमने बता दिया कि हमारा 1 किलो हो गया। तो हमारा कुछ इस प्रकार का सेटअप था उसमें। अब हमारे पास क्या है, तराजू है। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं भाई, ये बैलेंस है इस टाइम। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, हमें किसी को सपोज करो 1 किलो फ्रूट चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या रखा, 1 किलो का वेट रखा, 1 किलो का जो हमारा बाट, जिसे हम बाट बोलते हैं, वो रखा, और हमने 1 किलो फ्रूट चढ़ा दिया, भैया फ्रूट तोल दी, बात खत्म हो गई। तो फ्रूट सीलर के काम था, इसके पास भैया बाट ही नहीं था, तो इसने क्या काम करा, वाटरमेलन लिया। तो वाटरमेलन लिया इन्होंने, तो इसने क्या काम करा, वाटरमेलन लिया ये, तो इसने वाटरमेलन के 12 हिस्से बना लिए, छोटे छोटे 12 हिस्से बना लिए। एक ये 12 हिस्से क्या थे, इक्वल 12 हिस्से थे, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे 12 हिस्से बना ले तो किसी भी वजन के होंगे। तो उसने इक्वल 12 हिस्से काटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उसने क्या काम करा, इक्वल उसके 12 पार्ट बना लिए। क्या है, 12 पार्ट हैं इसके, और कैसे हैं, इक्वल हैं ये ऑफ वाटरमेलन। तो इसने कुछ इस प्रकार काटा अपने वाटरमेलन को, और उसके इक्वल 12 हिस्से बना लिए। तो अब वो सामान तोलकर देता कैसा है, अब वो क्या काम करता है भाई, यहाँ पर रख देता है अपना एक, जो इसका 12वां हिस्सा था, एक पीस रख देता है ठाकर यहाँ पर, ये यहाँ पर रख दिया। अब सपोज करो उसने इसे क्या बोल दिया, 1 यूनिट बोल दिया, 1 यूनिट। अब तो ये क्या हो गया, हमारे पास 12 यूनिट होगी। तो उसने जो हमारे पास एक एक हिस्सा था, मतलब उसका जो 12वां हिस्सा था, उस चीज़ को हमने उसे क्या बोल दिया, 1 यूनिट। तो वही तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे कार्बन एटम था, उस चीज़ को मैं 12 हिस्से में डिवाइड करूँ, तो उसका जो एक पार्ट होगा, 1/12 पार्ट होगा, वही तो 1 यूनिट होगी। तो वाटरमेलन से जो हमारे पास वाटरमेलन जो फ्रूट सेलर था, तो उसने क्या काम करा भाई, इसके वाटरमेलन के 12 हिस्से करे। 12 हिस्से करने के बाद क्या हुआ, इस जो हमारे पास 1/12 पार्ट था, उसका क्या था, ये 1/12 पार्ट था, तो उसने 1/12 पार्ट को 1 यूनिट मान लिया। अब वो 1 यूनिट से ही अपना सामान तोल कर देगा। तो सपोज करो उसको कुछ फ्रूट देने हैं, तो उसने यहाँ का काम करा, वाटरमेलन का एक हिस्सा रखा, मतलब 1 यूनिट रखी। 1 यूनिट रखने के बाद इस पर जितने भी फ्रूट चले, सपोज करो वो ले रहा था लीची, तो 1 यूनिट पे कितनी लीची आ जाएंगी, तो एक वाटरमेलन के 12 हिस्से पे सपोज करो 5 लीची आ गई, तो उसने क्या काम करा, 5 लीची दे दी, और उसका उसने प्राइस बता दिया अपने 1 यूनिट के हिसाब से। और उसको हमने से प्राइस बता दिया कि भाई मतलब 1 यूनिट पर उसकी 5, सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम 1 यूनिट पर उसकी 5 लीची चढ़ चुकी, या वो कोई भी फ्रूट हो। उसने क्या काम करा, जो वाटरमेलन था उसके 12 हिस्से बना ले, मतलब उसकी 12 यूनिट बना ली। तो 12 यूनिट बन गई, तो हमारी छोटी सी यूनिट होगी, वो हम क्या बोल देंगे, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट। तो इसी तरह हमारे पास कार्बन के साथ हुआ। तो कार्बन हमने कार्बन को 12 पार्ट में डिवाइड करा, उसकी 12 यूनिट बना ली, और जो हमारे पास उसका 1/12 पार्ट था, उसे हमने क्या बोल दिया, 1 यूनिट। वैसे हमने वाटरमेलन में करा, तो वाटरमेलन एग्जाम्पल से हमने समझाया कि हम कार्बन से किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो वैसे ही उसने फ्रूट सीलर था, उसने वाटरमेलन की 1 यूनिट से क्या काम करा, अपने जितने भी उसने फ्रूट बेचे उस चीज़ को रिलेट कर लिया। Atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as the compared to 1/12 of the mass of the one carbon 12 atom। वही चीज़ बताई गई इसमें जो हमने आपको अभी डिफाइन करी, जो हमने आपको बताई है कि मतलब क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एटम का, एलिमेंट के किसी भी एटम का जो रिलेटिव मास है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो वो बताया गया है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट के एटम का, वो क्या है, वो है द एवरेज मास ऑफ एटम एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम। मतलब यही वही कहना चाह रहे हैं कि क्या है, 1 यूनिट मतलब किसी भी चीज़ की जो मास है, रिलेटिव मास, उसकी जो 1 यूनिट है,
वो कार्बन 12 जो हमारे पास एटम है उसका 1/12 पार्ट है, मतलब उसका एक तरीके से एवरेज लेते हैं हम। यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, इसमें हमने कार्बन एटम का मास जो फिक्स कर लिया, उससे हमने फिर क्या काम करा, उससे हमने कंपेयर कर लिया कि जो हमारे पास ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो इनके एटमिक रिलेटिव एटॉमिक मास क्या क्या है। तो आप इस चीज़ को अपने एनसीईआरटी में भी देख सकते हो या फिर आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो एक बार कि इनके अलग अलग एलिमेंट्स के हमने रिलेटिव एटॉमिक मास किस प्रकार निकाले। तो ये एक टेबल दी हुई है, इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं जिनमें कार्बन 12 से बता दें कि हाइड्रोजन 1 है, तो हमने देखा भैया नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, ऐसे ही एलिमेंट्स जो थे हमारे उनका वजन अलग अलग आ रहा था, मतलब उसे हमने कंपेयर करके बता दिया कार्बन 12 से कि कितना है उसका वजन। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम पढ़ रहे होंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो आज आपको एटम समझ में आ चुका होगा